आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोशल साइंस क्लास 10th की। उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग। आज हम पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे और पावर शेयरिंग क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। उसको नोट के माध्यम से पढ़ेंगे। उसमें भी सारी एनसीईआरटी की लाइनें लिखी हुई है, जैसे एनसीईआरटी में लिखी रहती है वैसे ही एनसीईआरटी की सारी लाइनें हैं। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए नोट के माध्यम से हम पढ़ते हैं। पावर शेयरिंग मतलब पहला तो पावर शेयरिंग चैप्टर का नाम है और हम लोग जानेंगे कि पावर शेयरिंग होता क्या है। तो पावर शेयरिंग का एक मोटा मोटी डिफिनीशन ये है, और डिफिनीशन तो बहुत हो सकते हैं मगर एक जो अच्छा डिफिनीशन या जो ठीक ठाक डिफिनीशन आप बोल सकते हैं वह ये है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सरकार के अंगों जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा होता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशंस का, और उसके बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशंस के माध्यम से। लेजिस्लेचर का अलग पावर, एग्जीक्यूटिव का अलग पावर, जुडिशरी का अलग पावर, और सारे अलग डिफरेंट पावर मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशंस को रन करते हैं। उसी डिफरेंट पावर्स को शेयरिंग किया गया है, उसे ही पावर शेयरिंग कहते हैं। चलिए पहला जो इसमें दिया हुआ है ओवरव्यू दिया हुआ परिचय, तो परिचय यही है कि श्रीलंका और बेल्जियम के बीच के दो स्टोरी दिया हुआ है, और दो स्टोरी के माध्यम से हमें ये बताया जा रहा है कि पावर शेयरिंग का कितना महत्व है डेमोक्रेसी में। और पावर शेयरिंग ना हो तो फिर कितनी डिफ़िकल्टीज़ पैदा हो सकती है, इसमें के बारे में यही जानेंगे। और उस डिफ़िकल्टी सोल्यूशन कैसे किया गया, वो पावर शेयरिंग के माध्यम से किया गया, तो उसी के बारे में बताया जाएगा कि पावर शेयरिंग का कितना इम्पोर्टेंट रोल है इन ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए स्टार्ट करते हैं। Belgium and Sri Lanka. Belgium is a small country in Europe, smaller in area than the state of Haryana. Belgium यूरोप का एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा। तो आप देख सकते हैं कि मैप की मदद से ये है हरियाणा और ये है बेल्जियम। तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है जो हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है क्षेत्रफल में। उसको कंपेयर किया गया है हमारे देश के एक छोटे से राज्य हरियाणा से, एक एरिया वाइज में कि छोटा है कि बड़ा है। इस बेल्जियम का जो बॉर्डर है, उस जो बॉर्डर शेयर करते हैं, इसमें यही बात बताई गई आगे। इट हैज़ बॉर्डर विथ फ्रांस, द नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इसकी सीमाएँ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगती है। आप देख सकते हैं मैप में इसकी फ्रांस, लग्जमबर्ग, जर्मनी और नीदरलैंड्स और नॉर्थ सी इसकी ये बॉर्डर है। जैसे हमारी बॉर्डर से नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना इस सब से लगती है, वैसे इनकी भी बॉर्डर भी शेयरिंग है। इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट द हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। इसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, यानी हरियाणा की आबादी से करीब आधी है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कम्प्लेक्स। इस छोटे से देश के समाज की जातीय बनावट बहुत जटिल है। आप समझ गए होंगे कि जैसे हमारे देश में जातीय बनावट कितनी जटिल है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में, और सब जगह अपनी अपनी कल्चर है, अपनी अपनी जातियाँ हैं। वैसे ही वहाँ की भी जातियाँ वैसे ही डिफरेंट कंट्री में थे, और वहाँ पर जातीय बनावट बहुत जटिल थी। अब एथनिक्स मतलब क्या होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। ए सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, people belong to the same ethnic group, believe in their common descent because of similarities of physical type or of culture or both. They need not always have the same religion or nationality. एथनिक या जाति ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें हर समूह अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानता है, यानी यह साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। किसी भी जातीय समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है और उसी कारण उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जरूरी नहीं है कि ऐसा समूह के सदस्य किसी एक धर्म को मानने वाला हो या उनकी राष्ट्रीयता एक हो। ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन द फिलीपींस रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। देश की कुल आबादी का 59% हिस्सा फिलीपींस इलाके में रहता है और डच बोलते हैं। आप देख सकते हैं मैप में यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन द फिल्मिश रीजन एंड स्पीक डच लैंग्वेज। देश की कुल आबादी के 59% हिस्सा फिल्मिश इलाकों में रहते हैं
और डच बोलते हैं। ये देखिए फिल्मी इलाका, यहाँ पे 59% लोग रहते हैं। और ये आगे पढ़ेंगे आप वेलर्न रीजन जिसमें 40% लोग रहते हैं, और वो फ्रेंच बोलते हैं। और ये फिल्मिश रीजन है जिसमें 59% लोग रहते हैं और डच बोलते हैं। और विस्लिस जिसमें 1% लोग रहते हैं और जर्मन बोलते हैं। जितनी सारी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है वही सेम डिटो लाइन लिखी हुई है, आप मिला भी सकते हैं, एक भी लाइन छूटी नहीं हुई है। उसको मैंने नोट के माध्यम से हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कर दिया है कि जिससे आपको बाद में समझने में कोई कठिनाई ना हो, आप खुद से भी समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनदर 40% पीपल्स लिव इन द वेल नोन रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। जो मैंने आपको दिखाया था वेल नोन रीजन, यहाँ पे 40% लोग रहते हैं। अब यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये वेल नोन रीजन है जहाँ पे 40% लोग रहते हैं। अब मैप को अच्छे से देख लीजिए, इसमें ये भी है, अब ये भी देख सकते हैं। ये डच स्पीकिंग है और ये फ्रेंच स्पीकिंग। जो फ्रेंच वो वेल नोन में जो रहते हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, जो फिलीपींस में रहते हैं वो डच बोलते हैं। जिसकी 59% जनसंख्या, इसकी 40%। वही बोला जा रहा है कि अनदर 40% पीपल लिव इन द वेल नोन रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। से 40% लोग वेलिनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन। से 1% लोग जर्मन बोलते हैं। इन दिस कैपिटल सिटी ब्रसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच वाइल 20% आर डच स्पीकिंग। राजधानी ब्रसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग डच बोलते हैं। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिलेटिव रिच एंड पावरफुल। जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग हैं तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर है। अल्पसंख्यक उसको कहा जाता है जिसकी जनसंख्या कम होती है, वो ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर है। This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोगों को इस स्थिति से नाराजगी है। जो डच स्पीकिंग पीपल है, जो फिल्मिस रीजन में रहते हैं, जो इसका जनसंख्या 59% है, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन बहुत बाद में मिला, इसीलिए वो इन सब से नाराज रहते हैं कि हमको ये एजुकेशन और डेवलपमेंट उनका बहुत बाद में हुआ। इसी कारण टेंशन भी क्रिएट हो जाती है आगे चल के। दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ड्यूरिंग द 1915-1916 इसमें यही सब कारण की एजुकेशन और डेवलपमेंट उनका बाद में हुआ। इसके चलते उन दोनों के बीच में टेंशन बनी हुई थी। इसके चलते 1950 और 1916 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वाले समूह के बीच तनाव बढ़ने लगा। द टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटी वाज मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स। इन दोनों समुदाय का टकराव का सबसे तीखा रूप ब्रसेल्स में दिखा, जो बेल्जियम की राजधानी है। Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. ये एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग की संख्या के हिसाब से बहुमत में थे पूरे देश में, मगर राजधानी में उनकी संख्या कम थी और धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर और अल्पद में थे। जो डच स्पीकिंग थे उनको जनसंख्या देश में ज़्यादा थी क्योंकि 59% से थे, मगर उनकी जो ब्रसेल्स में जनसंख्या कम थी। और जो फ्रेंच बोलते थे उनकी जनसंख्या तो देश में कम थी मगर कैपिटल में ज़्यादा थी, राजधानी में ज़्यादा थी उनकी जनसंख्या, रिवर्स था देश से। लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। आइए इसका स्थिति को तुलना एक और देश से करें। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट ए फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। आइलैंड मतलब क्या होता है कि ए पीस ऑफ लैंड दैट इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। आप मैप में देख भी सकते हैं, ये है श्रीलंका और ये है तमिलनाडु जो थोड़ा दूर पे है, और ये चारों साइड से पानी से घिरा हुआ और ये थोड़ा ही दूर पे है। तो श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इट हैज़ अबाउट 2 करोड़ पीपल अबाउट द सेम एज हरियाणा। जो बेल्जियम था वो हरियाणा से हाफ था, बट यहाँ पे श्रीलंका हरियाणा के इक्वल है। या श्रीलंका यहाँ पे फिर वहाँ पे बेल्जियम से हरियाणा को कंपेयर किया गया क्षेत्रफल के हिसाब से, बट यहाँ पे श्रीलंका को क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं कंपेयर किया गया, यहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से कंपेयर किया गया है कि आप पॉपुलेशन इनका इक्वल है दोनों हरियाणा से। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर है। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन श्रीलंका इज डाइवर्स पॉपुलेशन। लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशिया में जितने जैसे सारे वैसे ही श्रीलंका के पास भी डाइवर्स पॉपुलेशन है। उसको हम दक्षिण एशिया के अलग देशों की तरह
तरह श्रीलंका के आज़ादी में भी कई जाति आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिंगला स्पीकर 74% एंड द तमिल स्पीकर, जो सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलिया का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है, और तमिलों का नंबर आता है जिनकी आबादी कुल जनसंख्या का 18% है। Among Tamils there are two subgroups। तमिलों में भी दो समूह हैं। तमिल्स नेटिव ऑफ द कंट्री आर कोल्ड श्रीलंकन तमिल्स, जो श्रीलंका मूल के तमिल है वो 13% है। जो रेस्ट है, द रेस्ट हुज फादर्स कम्स फ्रॉम इंडिया प्लांटेशन वर्क ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कोल्ड इंडियन तमिल्स। सबसे पहले हमें जानना है कि कॉलोनियल पीरियड क्या होता है। कॉलोनियल पीरियड वो पीरियड होता है जब हमारे देश में अंग्रेज शासन करते थे और हम उनके गुलाम थे, तो उस समय हम उस पीरियड को एक पीरियड के नाम देते हैं, उसका कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। उस समय में जो हमारे देश से जो इंडियंस थे उसको बाहर ले जाएगा श्रीलंका, और वहाँ पे बागानों में काम करने के लिए उन्हें ले जाया गया। फिर वहाँ पे उन्होंने काम किया, फिर वहाँ पे वो बस गए, और उनके जो आगे जो जनरेशन आए उसे क्या बोलते हैं, इंडियन तमिल्स का, वहाँ पे उसके इंडियन तमिल्स के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पे यही बोला जाता है रेस्ट फोरफादर्स कम्स फ्रॉम इंडिया, जो जिसके फोरफादर्स के पूर्वज जो इंडिया से आए हैं प्लांटेशन वर्कर्स करने के लिए, बागानों में काम करने के लिए, उस कॉलोनियल पीरियड के समय में, उसे हम इंडियन तमिल्स कहते हैं। और उसी का अगर हिंदी में देखें तो और हिंदुस्तानी तमिल, जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए बाहर से लाए गए लोगों की संतान है, जो बाहर से लाए गए लोगों के उनका ही नेक्स्ट उसी को बोला जाएगा संतान है। और कॉलोनियल पीरियड औपनिवेशिक शासनकाल। As you see from the map, श्रीलंकन तमिल्स आर concentrated in the north and east of the country। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे पर आप गौर करें तो पाएंगे कि तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों की में आबाद हैं। आप मैप में देख सकते हैं, एनसीईआरटी के मैप में ही देखते हैं इसको। ये देखिए, ये पीवेलो में सिंगला कम्युनिटी, ये श्रीलंकन तमिल्स, ये श्रीलंकन तमिल्स, ये इंडियन तमिल्स है ये टोटल, और ये मुस्लिम्स है, और ये पूरे इंडियन तमिल्स है। ये कौन मोस्ट ऑफ द सिंगला स्पीकिंग पीपल्स आर बुद्धिस्ट वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूस और मुस्लिम। अधिकांश सिंगली भाषी लोग बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों में कुछ हिंदू और कुछ मुसलमान हैं। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस हु आर बोथ तमिल्स एंड सिंगला। श्रीलंका के आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा 7% और वह सिंगली भाषा और दोनों भाषाएं बोलते हैं। जो क्रिश्चियंस है वह 7% है वहाँ पे, बट दोनों भाषा बोलते हैं, तमिल्स और सिंगला दोनों। जस्ट इमेजिन व्हाट हैपन कुड हैपन इन द सिचुएशन लाइक दिस। अब जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता था। अब दोनों का आपने सिचुएशन देख लिया, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा, वहाँ पे स्पीक डच लोग बोलने वाले हैं, और यहाँ पे भी आपने दोनों का कंपेयर करके देखते हैं। इन बेल्जियम द डच कम्युनिकेटिव कुड टेक एडवांटेज इट्स न्यूमेरिक मेजोरिटी एंड इट्स फोर्स इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। बेल्जियम में डच भाषी लोग अपनी संख्या के बल पर फ्रेंच भाषी और जर्मन भाषी लोगों पर अपनी इच्छाएं थोपना सकते हैं। बेल्जियम में क्या था, डच भाषी लोग उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, उसके बल पर वो जो फ्रेंच भाषी 40% और जर्मन जो 1% उन पर अपना दबदबा जमाना चाहते थे। हर चीज़ में, संस्कृति में, हर चीज़ में वो अपना दबदबा जमाना चाहते थे। दिस कुड लीड टू ए वेरी मैसिव पार्टीशन ऑफ द कंट्री, बोथ द साइड्स कुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रिसलिस। इससे उनके बीच की लड़ाई और बढ़ जाती है, संभवतः इससे देश बढ़ जाता और ब्रिसलिस पर दोनों पक्ष अपना अपना दबाव ठोकते हैं। In Sri Lanka, the Singla community enjoyed an even bigger majority and could impose its all on the entire country। श्रीलंका में संगली आबादी का बहुमत और ज़्यादा था और वो लोग मुल्क पे अपनी मनमानी चला सकते थे। श्रीलंका में तो सिंगली का 74% जनसंख्या, तो तमिल्स 18% ही थे, तो इसलिए उनका जनसंख्या और था, तो वहाँ पे और अपनी मनमानी चला सकते थे। Now let us look at what happened in both these countries। आइए अभी देखिए कि असल में दोनों देशों में क्या क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा, पढ़ाई अच्छा लगा, तो आप हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और चैप्टर पढ़ने के लिए थैंक यू।